अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बज़ाहिर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है और शो कॉज नोटिस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाकी जो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया है। मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो इससे पहले कभी मंजर आम पे नहीं आई। वो मेरे ज़ाती दोस्तों के हवाले से है कि किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें होती रही हैं, किस तरह से जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी थे, नैब और दिगर इदारे इनके बेटों को केसेस रेफर करते थे और किस तरह से लोगों को बताया जाता था कि आप जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के बेटों के पास चले जाएं और आपके तमाम केसेस, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये तफसीलात पहली दफ़ा मंजर आम पे आ रही होंगी जो कि मैंने बताया जैसे कि मेरे दोस्तों के हवाले से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपना डिफेंस पेश किया है वो एज सच कोई डिफेंस है नहीं, बल्कि उन्होंने जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया उसको एक तो गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया और उन्होंने ये भी प्ली ली है कि इसका जवाब बनता ही नहीं है। 27 अक्टूबर को उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये फैसला किया गया था कि उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, जो कि किया गया। 14 दिन का उनको वक्त दिया गया था जो 10 नवंबर को ख़त्म हो रहा था। आज उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया। उनके एतराज़ात से पहले मैं चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड बता दूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल और 9 और कंप्लेनेंट से जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी और रेफरेंसेस दायर किए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रेफरेंस दायर किया था उसका बैकग्राउंड था कि 3-4 ऑडियोज जो हैं गुलाम मोहम्मद डोगर जो कि CPO लाहौर थे उनके हवाले से मंजर आम पे आई थी। एक बल्कि जो ऑडियो आई थी जो कि परवेज़ इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के दरमियान भी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें इन्होंने जो भट्टी साहब थे, मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको इन्होंने अपने घर में पनाह दे रखी थी। तो चौधरी परवेज़ इलाही तशवीश का इजहार कर रहे हैं उनकी मौजूदगी के हवाले से। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि नहीं, वो मेरे पास पहुंच गए, महफूज हैं, इस तरह से। फिर आबिद ज़ुबैरी की बात हुई जो कि मशहूर लॉयर हैं, उनकी परवेज़ इलाही से बात हुई तो परवेज़ इलाही ने उनको हिदायत की कि आपने अपना जो गुलाम मोहम्मद डोगर का केस है वो आपने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है, चूंकि उनसे बात हो गई है। फिर एक और ऑडियो आई जो कि फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी जो कि उनके भाई हैं उनके दरमियान आई ऑडियो मंजर आम पे, और उसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी बात कर रहे थे कि एक ट्रक और या एक खोखा जो है वो पहुंचा दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के पास। तो खोखा और ट्रक, खोखा कहा जाता है 1 करोड़ रुपए को जो अंडरवर्ल्ड या जो ब्लैक मनी के कारोबार होते हैं उसमें, और ट्रक कहा जाता है शायद 1 बिलियन रुपीस को, इस तरह की बात है। और ये ऑडियोज 3-4 ऑडियोज आई और जिससे वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ना सिर्फ मैनेज्ड है बल्कि उन्होंने पैसे वगैरह भी लिए हुए हैं। तो ये बैकग्राउंड था उनके खिलाफ जो रेफरेंस वगैरह दायर हुआ, और उस रेफरेंसेस में ये इल्ज़ाम लगा कि एक तो इनको मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉपर्टीज़ हैं। कमर्शियल प्लाजा भी है जो कि 60-65 करोड़ रुपए का है, लेकिन इनको 6 करोड़ रुपए में मिल गया जो पहले इन्होंने किसी और के नाम करवाया था, फिर तीसरी जगह पे अपने नाम करवा लिया। इस तरह से और भी 1-2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो इनके एसेट बियॉन्ड मीन्स होने का पता देती थी। फिर इनके बेटों के पास केसेस की तादाद बढ़ गई जैसे ही इन्होंने 2015-16 में, मेरा ख्याल ये लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा बने थे, लाहौर हाई कोर्ट में जज थे। तो उसके बाद इनके केसेस, चूंकि इनके बेटे लॉ फर्म ऑन करते हैं, तो ये भी इन पे इल्ज़ाम था कि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। फिर ये भी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। इन्होंने कुछ केसेस का फैसला कुछ क्लाइंट्स के हक में किया और उसके पैसे वसूल किए वहाँ लंदन में, जिसमें एक मशहूर जो बिल्डर्स हैं और रियल एस्टेट डेवलपर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले ज़ाहिर रफ़ीक साहब, ज़ाहिर रफ़ीक के बारे में भी कहा गया कि उनके हक में इन्होंने फैसले दिए और फिर उन्होंने इनकी बेटी की फ़ीस वगैरह वहाँ दी, जो कि इनकी बेटी वहाँ लंदन में पढ़ रही है और वो फीस वगैरह वहाँ पे की गई, और उसके भी एविडेंसेस वगैरह जो दाऊद साहब हैं, एक लॉयर है, उन्होंने लगाए हुए। तो ये तमाम इल्ज़ामात थे। इसी तरह की 2 स्टोरीज, एक स्टोरी लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये इन पे तमाम इल्ज़ामात लगे थे और फिर आज इन्होंने जवाब ये दिया कि चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो शो कॉज नोटिस है वो इलीगल है, और इसकी वजह यह है कि काउंसिल के रूल्स को गैर कानूनी करार दे चुके हैं चीफ जस्टिस और सरदार तारिक खोसा अपने
पिछले कोई 1-2 फैसलों में। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस सरदार तारिक खोसा और नईम अफगान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं वो मेरे अगेंस्ट है। उन पर भी इन्होंने एतराज़ उठाया कि उनको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए और वो मेरे अगेंस्ट है। फिर इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इन्होंने मेरी तैनाती पर भी एतराज़ किया था और इसलिए भी इनको इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए और ये मेरे खिलाफ है, इसलिए इन्होंने कार्रवाई इनिशिएट की। जबकि सरदार तारिक के खिलाफ, तारिक जो जज है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि उनका रेफरेंस भी 27 अक्टूबर को सुना गया, लेकिन फ़र्क ये है कि जो आमना मलिक थी जिन्होंने सरदार तारिक के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, उन्होंने सिंपल पेपर पे दरख्वास्त दी थी, उसके साथ कोई ऐसा कोई डोजियर वगैरह या इल्ज़ामात का पलंदा वगैरह नहीं जमा करवाया था। तो इसलिए फिर उनको इन पर्सन कहा गया था कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शरीक हों और आप अपना मौक़िफ़ दें। तो इसी तरह से जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी एक रेफरेंस आया हुआ था जो कि क्वैश कर दिया गया था। 10 तकरीबन शिकायत इनके खिलाफ थी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ, इसलिए इनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो तमाम अराकीन, 3 अराकीन जो हैं मेरे अगेंस्ट हैं, जानिबदार हैं, कमीशन की कार्रवाई जानिबदाराना है, इसलिए मेरा शोकॉज नोटिस का जवाब देने का, जो शोकॉज नोटिस के में इल्ज़ामात लगे हुए हैं, या शोकॉज नोटिस का जवाब देना बनता ही नहीं है। उन्होंने ये प्ली ली है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रेस रिलीज इशू की गई थी वो भी गैर कानूनी है। फिर उन्होंने ये भी एक प्ली ली है कि ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो इल्ज़ामात हैं उनका रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया गया है। फिर इन्होंने एक और प्ली ली है और बल्कि इन्होंने रिकॉर्ड मांग भी ली है। अच्छा, अगली प्ली क्या है? अगली प्ली इनकी ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कसरत राय से फैसला इनके अगेंस्ट आया है कि इनको शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, इनको कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, लेकिन मुतफ़क्का तौर पर यह फैसला नहीं हुआ। चूँकि जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस एजाजुल हसन ने इस शो कॉज नोटिस को जारी करने की मुखालफत की थी, तो उनका ये भी एक कानूनी नुक्ता उन्होंने उठाया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी जज के खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो सकती है जब मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया जाए। तो इस केस में मुतफ़क्का फैसला नहीं किया गया। तो ये तमाम जवाज़ात उन्होंने दिए हैं और ये तमाम प्लीज उन्होंने ली हैं अपने आप को डिफेंड करने की। इसमें एक बात अहम है कि देखें, उन्होंने जवाब जो इल्ज़ामात उन पर लगे उसका नहीं दिया है, शो का उसको नोटिस दिया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि ये बोगस जो इल्ज़ामात हैं इनका जवाब दिया जाए। तो इस तरह का उन्होंने डिफेंस लिया है। आगे देखें, हालांकि उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह से काजी फाइज ईसा के खिलाफ ओपन कोर्ट में हियरिंग हुई थी, उस पर लार्जर बेंच बैठा था, इसमें भी लार्जर बेंच या इस तरह की वो ले सकते थे कि अगर वो शफाफ हैं तो उनको चाहिए था कि वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच में ये मामला ले जाते और उनको कहते कि आप मेरा केस वहाँ पर सुने, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। अच्छा, अब मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ। असल स्टोरी ये है, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, यूके में होते हैं। उनका कोई ज़मीन का तनाज़ा था। मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी बहुत 100% नहीं, लेकिन 90% दे रहा हूँ ताकि वो डिटेक्ट ना हो जाए और डिटरमिन ना हो जाए, क्योंकि मेरे दोस्त हैं और मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई। अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिकली और यूके में बहुत एक्टिव हैं। उनके कुछ प्लॉट्स पर लाहौर में कब्ज़ा हो गया। मुझे भी कहा, कुछ और लोगों को भी उन्होंने कहा कि ये कब्ज़ा छुड़वा के दे। मैंने कहा अब नैब में दरख्वास्त दें, और नैब का भी कोई सिलसिला चल रहा था, किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ उनका ये मामला था और वो हाउसिंग सोसाइटी उनको हैंड ओवर नहीं कर रही थी प्लॉट्स, और उस ज़मीन महंगी हो गई, उस ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, तो वो पोजेशन नहीं हैंड ओवर कर रहे। मैंने कहा नैब में उनका केस किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। नैब में उस वक्त के जो टॉप ऑफिसर थे लाहौर में, प्रोवेंस के सरबराह भी थे, मेरी भी उनसे बात होती रही मुसलसल, कुछ और भी लॉयर्स की भी उनसे बात। उन्होंने हैरान कुन तौर पर यह सजेस्ट किया, ये पुराना केस है, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए थे ये जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, तो उन्होंने, जो कि नैब का टॉप ऑफिसर है, प्रोवेंस का इंचार्ज था, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप अपना केस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बेटों के पास ले जाएं, जो उनकी लॉ फर्म है, आप वहाँ पे ये केस ले जाएं और आपको फिर रिलीफ मिल सकता है, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, और जो मुखालिफ पार्टी है
اس کا سٹے نہیں ہو سکے گا، وہ کوئی زیادہ ہینکی پھینکی نہیں کر سکیں گے، اور آپ کا جو جینون مسئلہ ہے، جینون بینگ اوورسیز پاکستانی، آپ نے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ ضائع ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ آپ کہیں نہ کہیں ریکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیب کے اس بڑے افسر نے اس صاحب کو جو اوورسیز پاکستانی اور بڑا نام ہے لندن میں اور یو کے میں، ان کو مظاہر علی نقوی کے بیٹوں کے پاس بھیج دیا۔ اچھا، ان کے پاس کیس چلا گیا اور ان کو وہاں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف بھی مل گیا، اور ان کو یہی کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ مظاہر علی نقوی کے بیٹوں کے پاس جو کیس جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کی کوئی نہ کوئی ججز کے ساتھ معاملات طے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی وجہ سے ان کے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہی معاملہ تھا، جب یہ سپریم کورٹ آ گئے تب بھی یہ معاملہ تھا۔ اور بتاتا جاؤں کہ یہ جونیئر جج تھے، اور ان کی اس لیے تعیناتی پر اور سپریم کورٹ جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس پر اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی تعیناتی کروائی تھی۔ بہرحال وہ کیس چلا جاتا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کے بیٹوں کے پاس، اور پھر جو فیس ہوتی ہے، انٹرسٹنگلی میرا دوست وہ جو فیس دیتے ہیں، وہ فیس ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے دوست کو کہ آپ یہ فیس جو ہماری بہن ہے ان کو دے دیں، اور وہ مخصوص رقم جو کہ مجھے پتا ہے، وہ نہیں بتا رہا ہوں، تو وہ مخصوص رقم کچھ ہزار پاؤنڈز وہ ان کی بہن کو دے دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بہن وہاں پہ پڑھ رہی ہیں تو آپ ان کو دے دیں، انہوں نے فی وغیرہ دینی ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن تھا جس کو باقاعدہ فالو کیا جاتا تھا جیسے ظاہر علی نقوی کے بیٹوں اور بچوں کی طرف سے۔ تو اسی طرح کا الزام میں اس ریفرنس میں بھی لگا ہے کہ زاہد رفیق جو کہ معروف ڈیولپر ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے بھی کوئی 10,000 پاؤنڈ کے قریب ان کی بیٹی کی فی دی ہے۔ تو یہ ایک خاص پیٹرن لگ رہا ہے کہ ایک پیٹرن کے تحت فی جو ہے ان کی بیٹی کو دی جاتی ہے، یا وہاں پہ جو بھی کیسز کے مد میں پیسے وغیرہ آتے ہیں وہ وہاں پہ دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو فی وہاں پہ یا پیسے جو وہاں پہ کیے جاتے ہیں اس کا ٹیکس وغیرہ نہیں دیا جاتا، یہاں پہ ٹیکس ریٹرنز میں وہ مینشن نہیں ہوتے، اور باقی بھی آپ کی ٹوٹل انکم میں بھی وہ مینشن نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور پتہ نہیں، یہ تو میرے ایک کیس ہے جو مجھے جانتا ہے، تو اس طرح کے کیسز ایک ریفرنس میں بھی الزام لگا ہے، اور کتنے کیسز ہوں گے۔ تو یہ ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے کہ جی نیب جیسے طاقتور ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ کرپشن کا کلا کما کریں، وہ بھی کرپشن کا حصہ تھے، اور اس طرح کے نیپوٹزم کا حصہ تھے کہ اپنے سائلین کے کیسز جیسے ظاہر علی نقوی کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں بتا دوں وہ ڈی جی پی پی ٹی آئی کے کافی قریب تھا، اور اس نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ تو یہ ہے جی کس طرح سے ایلیٹ نے کیپچر کیا ہوا پورا سسٹم۔ تو جسٹس مظاہر علی نقوی پر جو الزامات لگے ہیں، کم از کم میری اس سٹوری کی حد تک یہ بالکل جینون نظر آتے ہیں، اور اس میں ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے۔ تو بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کا، آپ کو ریکویسٹ ہے اور کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔